अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का मौजू है मुलाजमत के असूल और अहलियत के लिए कैसे तैयारी की जाए, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरमा उज़ैरा निशात साहिबा। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट के साथ। आपने 1999 में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से एमबीए फाइनेंस की डिग्री हासिल की और कैरियर के दौरान जैबिस से मैनेजमेंट साइंसेज में मास्टर्स किया। आप कई इदारों के एचआर डिपार्टमेंट्स को हेड कर चुकी हैं और उनकी पॉलिसियों को आलमी मेयारात के मुताबिक मरतब करके नफाज का एक वसी तजर्बा रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैरा, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम बिलाल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं? बहुत दिनों बाद आपसे गुफ्तगू का मौका मिल रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि आप कोई बहुत ही दिलचस्प इनिशिएटिव पे आजकल काम कर रही हैं। तो इससे पहले कि हम मौजू की तरफ आएँ, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी आजकल की जो मसरूफियात है, वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया बिलाल, अपने इस बड़े इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। आपने पूछा अभी रिसेंट जो मैं काम कर रही हूँ, आपको भी पता है कि इस वक्त बिलाल साहब 65 मिलियन नंबर है यूथ का जो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयड है। और जो प्रोपोर्शन है यूथ का, जिसे हम एज, अगर हम एज में मैं डिवाइड करूं तो 15 ईयर्स से 24 ईयर्स की जो एज की पॉपुलेशन है हमारी, वो ऑलमोस्ट 65% है, यानी 65% से भी ज्यादा है इस वक्त प्रोपोर्शन। और उस प्रोपोर्शन में या इस सेगमेंट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इस वक्त 12% है, 12% है, जो कि तकरीबन डबल बनता है जो हमारी ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस कोविड की सिचुएशन की वजह से ये रेट 12% से 25% एस्टिमेट्स आ रहे हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है। तो जब हम इस कोविड वाली सिचुएशन में, मैं और मेरे साथ चंद मेरी जो टीम है, हम मिलते थे और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत भी करते थे, और दीगर इससे रिलेटेड जो ह्यूमन रिसोर्स के चैलेंजेस, जॉब्स के चैलेंजेस, अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस, इस पे हम बहुत वक्तन फ़वक्तन बातचीत करते रहते थे। तो उसी में फिर हमने अब एक अभी 2 ही महीने हुए हैं कि एक काम शुरू किया है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट, टाई जिसे हम कहते हैं। उसमें हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कहूंगी मैं, उसको हम ये कहते हैं कि हम एक कॉज पे हैं। और वो कॉज ये है, हम ये चाहते हैं मिलके कि अपना रोल या अपना कंट्रीब्यूशन अदा करें कि हम कैसे अपनी यूथ को, जो मैंने आपको ऊपर एक प्रॉब्लम बताया है, उसको हम इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अपना पार्ट कैसे प्ले कर सकते हैं। सो वो हम उस टाई के प्लेटफॉर्म से डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं यूथ के लिए, जिसमें उनको ऑल्टरनेट वेज कि क्या मुतबादिल तरीके हो सकते हैं जब अनएम्प्लॉयमेंट का ये हाल है और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो हम कैसे कोई ऑल्टरनेट या मुतबादिल तरीके ढूंढ सकते हैं अपने आप को इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव बनाने के लिए। तो ये एक काम चल रहा है। वाह ज़बरदस्त। अच्छा, मौजू की तरफ आते हैं। आपको ये पता है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस हैं और बहुत हद तक प्राइवेट स्कूल्स में भी कोई कैरियर काउंसलिंग का प्रॉपर तरीकाकार नहीं होता, और जब लोग तालीम हासिल करके निकलते हैं तो उनका एक ख्वाब होता है कि एक पक्की मुलाजमत कैसे हासिल की जाए। तो इस दौरान में वो शायद एक एकेडमिक पार्ट तो उसका कंप्लीट कर चुके होते हैं, लेकिन जॉब रेडीनेस नहीं होती। तो आप ये बताइए कि बिल्कुल स्टार्ट में जब आप तालीम मुकम्मल करके निकलते हैं, तो पक्की मुलाज़मत तक पहुँचने के लिए हमें किन मराहिल का सामना होता है? जी, बिलाल, मुझे इसका बहुत अंदाज़ा हुआ, इत्तेफ़ाक हुआ, जो क्योंकि मैं टीचिंग भी करती हूँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, मुझे एंगेज करने का भी मौका मिलता है। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा वहाँ पे भी जाके हुआ जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया कि डायरेक्शन लेस हैं, पता नहीं है, डिग्रीज़ कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है कि आगे क्या उनके लिए स्टेप्स होने चाहिए या डायरेक्शन क्या है। तो मेरे हिसाब से, जो मैं उनके साथ भी बात करती हूँ और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी मेरी कोशिश रहती है कि यूथ को हम ये बता सकें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई बाकायदा इस मौजू पे करियर काउंसलिंग का कोई सिलसिला या सिस्टम मौजूद नहीं है। तो मेरे मेरे ख्याल से जो कुछ स्टेप्स हैं, वो ये होने चाहिए कि गोल सेटिंग सबसे पहले। हम अपनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ्स में जब किसी इदारे का हिस्सा बन जाते हैं तो हम उस इदारे के मुताबिक अपनी गोल सेटिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमारी हर एक की इंडिविजुअल की अपनी गोल सेटिंग के डायरेक्शन,
लाइफ टाइम गोल कहा जाता है, लेकिन लाइफ टाइम को मैं ये कहती हूँ कि कम से कम अपने 10 से 15 साल का एक टारगेट सेट हो कि आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं अगले 10 से 15 साल में। दूसरी चीज ये है कि उसी के अंदर एक कंसिडरेशन ये आती है कि करियर एस्पिरेशंस क्या हैं आपकी, कहाँ देखना चाह रहे हैं, सीईओ बनना चाह रहे हैं आप, खुद से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप किस इंडस्ट्री में या किस शोबे को देखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर जाके आपने किस करियर लेडर तक पहुंचना है। ये चीजें डिटर्मिन करना या उनको कंसिडर करना या उनके बारे में कुछ सोचना, वो बहुत जरूरी है दूसरा स्टेप जब आप गोल सेटिंग करेंगे। और गोल हमेशा एक बड़ा गोल होता है जो आप 10 से 15 साल का कर रहे हैं, फिर आप उसको छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं, ताकि वो आपको पता हो कि अब आपने अगले 3 महीने में क्या करना है, अगले 6 महीनों में क्या करना है, अगले 9 महीनों में क्या करना है, वो आपकी चीजें तय होंगी। फिर तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने स्किल्स, अपनी महारत, अपनी कॉम्पिटेंसीज जिसे कहा जाता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन का काम स्टार्ट करें। उसके भी टूल्स मौजूद हैं, उसके लिए भी कई तरीकेकार हैं कि आप कैसे अपनी स्किल्स को, कि आप किस चीज में अच्छे हैं, और उसको मैं कहती हूँ स्किल्स को शायद आइडेंटिफाई करना यूथ के लिए या यंगस्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए उस तरह शायद मुमकिन नहीं होता। तो आप कम से कम अपना पैशन जरूर ढूंढने की कोशिश करें। और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, कुछ भी करते हो, म्यूजिक का शौक है, क्रिकेट खेलने का शौक है आपको, अगर आप किसी कुछ नंबर्स के साथ खेलने का शौक है, कोई भी काम ऐसा जिसको करते हुए आप थके नहीं और आपको वक्त का एहसास ना हो। तो वो हो सकता है बहुत सारे नौजवान इस बात पे हंस रहे हो कि आजकल तो मोबाइल पे जब गेम्स खेल रहे होते हैं तो भी वक्त का एहसास नहीं होता, ना थकन होती है। लेकिन ये कि अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना, वो कर दें। इसके अलावा दो दो चीजें हैं कि वॉलंटियरिंग पे मैं बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करती हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस पे बिलीव भी किया है और इस पे काम भी किया है कि आप अपना अपना वक्त वॉलंटियर करना शुरू करें। जॉब के इंतजार में बैठने की बजाय आप वॉलंटियर करें। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जब आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि आपने क्या बनना है, तो वो कहेंगे जी, कि बच्चा कहेगा कि मैंने बड़ा होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। फिर थोड़ा-सा बड़ा होता है तो फिर उसका कोई करियर का कुछ और इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं। फिर जब डिग्री हासिल करते हैं तो फिर उनको ये ख़्याल होता है कि अब किस फ़ील्ड में जाया जाए। वो उस वक़्त भी अनडिसाइसिव ही होते हैं कि ये क्या सिचुएशन है। तो हम्म। आपके ख़्याल में करियर का इंतख़ाब किस स्टेज पर करना चाहिए? बिलाल साहब, मैं इसको समझती हूँ कि करियर का इंतखाब बहुत एक शायद एडवांस चीज़ है, लेकिन मेरे हिसाब से मैट्रिक या ओ लेवल्स की जो स्टेज होती है, वो एक बड़ा सही टाइम होता है जिसमें आप अपनी एटलीस्ट डायरेक्शन, जैसे मैंने ऊपर बात की कि अपना पैशन, अपनी आपकी सेल्फ असेसमेंट, कि आपका अपनी स्किल आइडेंटिफिकेशन या अपनी एक इंडस्ट्री, कि आपने किस तरफ, आपको लगता है कि आप में महारत है, कि आप बड़े मुदल्लल हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ, जैसे मेरी बेटी अभी 8 साल की है लेकिन उसको जब वो बात करती है तो बड़े दलाइल के साथ बात करती है, तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि ये इसके लिए लॉयर ये शायद बड़ी होकर लॉयर बन जाए। इसमें ये आपको अपनी महारतें, अपनी नेचुरल टैलेंट्स, उसकी बिना पे अपनी डायरेक्शन सेट करना, शायद मैट्रिक या ओ लेवल्स एक ऐसी स्टेज होती है कि जिसमें अगर आप गेट होल्ड ऑफ अ गुड मेंटोर, अगर आपको कोई अच्छा मेंटोर, और मिल जाते हैं लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, यू जस्ट नीड टू फोकस, और आपको लोग मिलते हैं जो आपको इसमें हेल्प भी कर सकते हैं। तो आप अपनी मैट्रिक या ओ लेवल्स के बाद ये बड़ा राइट टाइम है जिसमें आप अपने इनर पैशन और अपनी सेल्फ असेसमेंट करें, जिससे आपकी शायद एक डायरेक्शन जरूर तय हो जाएगी। फिर जैसे जैसे आप आगे मूव करते हैं तो आपके लिए करियर की तलाश या करियर की चॉइस जो है वो और आसान होती जाती है। यू गेट टू नो, आपको पता चलता जाता है अपना भी और मार्केट का भी, और उसके लिहाज से फिर आप आगे चलते हैं, क्योंकि चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स पे भी बड़ा डिपेंड करता है मैट्रिक के बाद या ओ लेवल्स के बाद आपको किस लाइन में या किस लाइन को फॉलो करना है। अच्छा, ये बताइए कि जब हम तालीम अपनी मुकम्मल कर लेते हैं और जॉब ढूँढ रहे होते हैं, हम्म। तो आजकल कुछ सर्टेन स्किल्स ऐसी होती हैं जो हर एक के पास होनी चाहिए। तो वो भी उस क्वालिफ़िकेशन का हिस्सा होती हैं कि अगर आपने फ़र्ज़ करें मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में और या मास कम्युनिकेशन में और आप उससे रिलेटेड किसी फ़ील्ड में जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रोफ़ेशनल स्किल्स होती हैं जो आजकल आपसे डिमांड की जाती हैं, इवन एंट्री पॉइंट पे भी। तो आपके ख़्याल में कौन-सी ऐसी स्किल्स हैं जो
आपको पैरेलल एजुकेशन के ही अचीव कर लेनी चाहिए? जी, बिल्कुल। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और इसमें बिलाल अब मैं जब मैंने मैट्रिक किया था, तो उसके बाद मुझे याद है आज भी कि मैंने एडमिशन ले लिया था एक कंप्यूटर बेसिक के नाम से कंप्यूटर कोर्स होता था और ये मैं 1992 की बात कर रही हूँ। लेकिन अब मैं ये समझती हूँ कि अब हमें जो चीज़ सामने रखनी चाहिए वो ये कि इस वक़्त हमारी जनरेशन ज़ी है। जनरेशन ज़ी हम उनको कहते हैं जो बच्चे पैदा हुए हैं 1995 से ऑनवर्ड्स। अब जनरेशन ज़ी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी प्रेफ़रेंसेस को, वो कैसे सोचते हैं, उनकी क्या वो कहलाते हैं डिजिटल नेटिव्स। हमारे ज़माने में कंप्यूटर को सीखना और डिजिटल टूल्स के साथ अपने आप को फ़ैमिलियराइज़ करने के लिए ट्रेन थी। लेकिन अब जो बच्चे हैं वो डिजिटल नेटिव्स कहलाते हैं, वो पैदा ही इस ज़माने में हुए हैं। तो अब मैं समझती हूँ कि उनको कंप्यूटर स्किल्स या डिजिटल स्किल्स वो उस पे फ़ोकस करने की बजाय जो लेटेस्ट स्टैट्स हैं वो ये कहते हैं कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स जो है वो अब ऐसा आने जा रहा है जिसमें ऑटोमेशन और आईटी जो है वो रिप्लेस कर देगी ह्यूमन स्किल्स को या ह्यूमन एग्जिस्टेंस को। तो अब कहा यह जाता है कि वो स्किल्स सीखें जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स जो कि टेक ओवर नहीं कर सकती टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, कोलैबोरेशन है, नेगोशिएशन है, एम्पैथी पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस वक़्त वर्क एनवायरनमेंट्स के अंदर। टेक्निकल स्किल्स जैसे कि डेटा एनालिटिक्स हैं, डेटा जनरेट तो हो जाएगा लेकिन उस डेटा के ऊपर जो 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 आपने उसकी बेसिस पे इंटरप्रेट करना है या डिसीजन मेकिंग करनी है, वो उन स्किल्स की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो शायद हमें सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर अपने आप को इस यूथ को पॉलिश करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए अगर शायद कहीं पे भी वॉलंटियर करने का मौका मिल जाए, कहीं पे भी इंटर्नशिप्स करने का मौका मिल जाए, जॉब से पहले, प्रॉपर जॉब से पहले, तो मैं समझती हूँ कि इन स्किल्स को एनहांस करने के लिए अब तो कई ऑनलाइन फ्री कोर्सेज़ हैं, जो मौजूद हैं। तो अपने लिए चूज़ करें इन कोर्सेज़ को, ताकि ये आपको आगे हेल्प करें। अच्छा ये बताइए कि अक्सर जो है हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें असेस किया जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी उस जॉब के लिए फिट है या नहीं। तो वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो उस जॉब के लिए चाहिए होता है, उसको हम कैसे समझें कि एक टिपिकल एटीट्यूड जिसको हम जॉब के लिए पॉजिटिव समझ सकते हैं, वो कैसे अपने अंदर बेहतर किया जा सकता है? या वो कैसा होना चाहिए? हुँ। मेरे ख़्याल से जो इस वक़्त पर्सनैलिटी ट्रेट या पॉज़िटिव एटीट्यूड जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा सीईओज़, हेड्स, कॉर्पोरेट हेड्स और इनको भी सर पटकते हुए देखा है, वो ये है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वक़्त ऑफ़िसेज़ में या वर्क एनवायरनमेंट्स में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, फ़ेस करना पड़ रहा है एम्प्लॉयर्स को, वो है कि वो जो हायर करते हैं, उनमें लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लैक कर रही है। और अब वो दौर है इस वक़्त, इतनी दौड़ है, इतनी इतनी तेज़ी आ गई है हर चीज़ में कि कंपनीज़ कोई भी अपने लिए लायबिलिटी नहीं रखना चाहता। सो बेसिकली अगर एटीट्यूड की बात करें तो टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे मेरे हिसाब से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने भी जब जितने अपनी टीम्स के साथ जब भी काम किया है तो मैंने उनको हमेशा एक ही बात कही है कि मैंने आपको ये तो आपको पता होगा, गोल सेटिंग हम करेंगे कि हमने करना क्या है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कैसे करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन साथ ही साथ आपने जब करना है तो आपने जितने सवाल करने हैं मुझसे कर लें, मगर आपने करते वक्त ये फील करना है कि इस वक्त ऊपर बॉस नहीं है, so you have to act like a manager or a boss। फिर आपसे जो चीजें होंगी वो बहुत ही बेहतर तरीके से होंगी। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या पॉजिटिव, इसमें सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट आप मुझसे पूछते हैं तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी को आजकल सारी हायरिंग में, सिलेक्शन टूल्स में, डिजाइनिंग ऑफ सिलेक्शन टूल्स में सबसे ज्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि इसको असेस किया जाता है। और प्रोएक्टिवनेस को, कि आप कितना खुद से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और खुद से आप कितना आगे बढ़ के चीज़ों को कंट्रोल भी कर रहे हैं, चीज़ों को ओन कर रहे हैं एंड देन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यानी ओन करेंगे, ओनरशिप आएगी, तभी आप उसको डिलीवर भी करेंगे। इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइए कि जैसे सीवी हम बनाते हैं और अक्सर करियर के स्टार्ट में जब
जॉब ढूंढ रहे होते हैं तब भी वो 10 सफ़ों का होता है, और जब 20 साल गुजर जाते हैं तब भी वो 10 सफ़ों का ही होता है। तो आपके ख्याल में सीवी जो है वो कितना अहम होता है, और वो मैसेज कम्युनिकेशन जो है वो कैसे करता है कि एम्प्लॉयर को ये पता चले कि ये एक राइट पर्सन है जिसको मुझे इस जॉब के लिए रखना चाहिए? कम्युनिकेशन कैसे की जाए विद सीवी? सीवी सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि ये आपका पहला इंटरफेस है एम्प्लॉयर के साथ, पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के साथ, आपको कनेक्ट करता है पोटेंशियल एम्प्लॉयर के साथ। तो इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ख़ास तौर पे वो बिगिनर्स या वो यंगस्टर्स या यूथ हमारी जिन्होंने अभी पहली जॉब अचीव करनी है या अटेन करनी है, तो उनके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो यही होगा कि वो अपना सीवी बनाएं। अच्छा, सीवी और रेज्यूमे में भी फ़र्क है, थोड़ा-सा टेक्निकल फ़र्क है। सीवी एक डिटेल्ड वर्ज़न है आपके क्रेडेंशियल्स का, और रेज्यूमे जो है नॉर्मली उसकी एक या 2 पेज की समरी होती है। आपको उसके अंदर देखें, जो मैंने आपको पहले कुछ चीज़ें बताई थी कि वो क्यों ज़रूरी हैं। सीवी के अंदर या रेज्यूमे मैं प्रेफ़र करती हूँ कि आपका 1 या 2 पेजर समरी होनी चाहिए। लेकिन वो समरी इतनी क्रिस्प हो कि उसमें 5 या 6 चीज़ें बड़ी बेसिक हैं, जिसको हर पोटेंशियल एम्प्लॉयर देखता है। नंबर 1, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, कि आपने ऊपर जिसको कहा जाता है कि बिटवीन 50 टू ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए। उस पर्सनल स्टेटमेंट में आपकी करियर एस्पिरेशंस भी आनी चाहिए, आपकी नेचुरल टैलेंट्स या कॉम्पिटेंसी का भी ज़िक्र होना चाहिए, आपकी चॉइस ऑफ इंडस्ट्री का भी ज़िक्र होना चाहिए, और आप में क्या वो यूनिक बात है कि जो आप परस्यू करना चाह रहे हैं, वो उस पर्सनल स्टेटमेंट में आनी चाहिए। कंसाइज़ भी होनी चाहिए, बहुत लंबी कहानी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसका दूसरा हिस्सा है, कि आपने अपना बिल्कुल वैलिड जो ईमेल एड्रेस है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दें। मैंने अपनी सारे करियर में ये प्रॉब्लम्स फेस किए हैं कि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हम इस वजह से लूज़ कर जाते हैं कि उनके जो नंबर्स दिए हुए होते हैं वो बाज़-औक़ात एक ही नंबर दिया होता है या अल्टरनेट नंबर नहीं होता। सिटी अपना ज़रूर मेंशन करें, कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं। इसके अलावा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिफ़िकेशन में अपनी लेटेस्ट क्वालिफ़िकेशन लिखें सिर्फ़, उसी में इंटरेस्टेड हैं एम्प्लॉयर्स, आपके स्कूल तक की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। एक्सपीरियंस में पूरी-पूरी कहानियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है कुछ लोग अपना पूरे जेडीज़ जो हैं, अगर वो पहले से उन्होंने कहीं काम किया हुआ है, पूरी जेडीज़ उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इनिशिएटिव्स आपने क्या लिए हैं? अचीवमेंट्स क्या रही हैं आपकी हाईएस्ट? और अगर जो बिगिनर्स हैं, उनकी भी बहुत अचीवमेंट्स होती हैं, वो सिर्फ रियलाइज़ नहीं करते, उन्होंने बहुत कुछ किया होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया होता है, कोई इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए होते हैं। सो दे जस्ट नीड टू हाइलाइट दोज़ अचीवमेंट्स इन देयर एक्सपीरियंस। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज़ अपनी लिखें क्रिस्प, और रेफरेंसेस, अगर रेफरेंसेस हैं तो मैक्सिमम 2 लिख दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, 1 लाइन लिख दें कि अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। इसके अलावा इसमें मॉडर्न टूल्स, लिंक्डइन का इस्तेमाल, जॉब बोर्ड्स, इनको ज़रूर देखें, इसकी अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कस्टमाइज़ेशन, मतलब सीवी ज़ाहिर है अब एक ऐसा फ़ील्ड है कि इसके अंदर बहुत सारे डोंट्स भी हैं, कि किन चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है जब आप बनाते हैं, कि लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, कस्टमाइज़ करें, जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो उसको कस्टमाइज़ ज़रूर करें। एक ही सीवी उठा के उसकी फ़ोटोकॉपीज़ ना चलाएँ। अच्छा, ये मैं थोड़ा-सा इस पे चाहूँगा कि आप ज़रा तफ़सील से बताएँ कि लिंक्डइन का आपने ज़िक्र किया कि वहाँ पे जॉब्स देखी जा सकती हैं, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है कि सीवी आप अपलोड करते हैं, वहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ भी देखते हैं, लेकिन जॉब अपनी हंट करने के लिए कौन-कौन से सोर्सेज़ ऐसे हैं, जो आप समझते हैं कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते हैं? देखिए बिलाल, अब जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से इट्स ऑल ऑटोमेटेड, तो वो जो न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स आना और उसको देखना, वो अब थोड़ा ऑब्सोलीट होता जा रहा है। अभी भी न्यूज़पेपर्स में वहाँ के एड ज़रूर होते हैं जॉब्स के, जो थोड़े से फार फ्लंग एरियाज़ में अगर लोगों को एम्प्लॉयर्स को ढूँढने होते हैं लोग, वहाँ पे वो ज़रूर देते हैं न्यूज़पेपर्स में। लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर जॉब बोर्ड्स को यूज़ करती हैं, जिसमें चंद नाम हैं, रोज़ी है, ब्राइटस्पायर है, और दीगर प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें आपको अपने अपने प्रोफ़ाइल्स क्रिएट कर लेने चाहिए, और बड़ी उसके अंदर तवज्जो की ज़रूरत है, उसके अंदर मिस्टेक्स ना हो, उसको फ्रीक्वेंटली अपडेट भी करना बहुत ज़रूरी होता है, और जब भी कोई जॉब आती है,
इन जॉब बोर्ड्स में अपने आप को रजिस्टर कराने का फ़ायदा ये होता है कि आपको अलर्ट्स मिलते हैं। जैसे ही कोई जॉब पोस्ट होती है वहाँ पे तो आपको ईमेल्स आती हैं, आपको नोटिफ़िकेशन आ जाते हैं, एसएमएसेस आ जाती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि अब ये जॉब्स अवेलेबल हैं और अब आपको अप्लाई करना है। उसमें भी आपको अप्लाई करने से पहले ज़रूर देखना चाहिए कि कौन-सी कंपनी है, कौन-सी जॉब है, उसके मुताबिक अपने प्रोफ़ाइल को थोड़ा-सा टेलर करें, कस्टमाइज़ करें और फिर अप्लाई करें। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स सिर्फ़ अब इस गलती की वजह से कि बहुत जल्दी में बगैर देखे, बगैर कस्टमाइज़ किए जॉब बोर्ड पे है, उसको बस अप्लाई का बटन दबा देते हैं और फिर वो लूज़ कर देते हैं बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ क्योंकि उन्होंने अपडेट नहीं की होती हैं अपनी चीज़ें। फिर इसी तरह लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आपका प्रोफ़ाइल है, वहाँ पे फिर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। आपने अगर आइडेंटिफ़ाई किया हुआ है कि आपने इंडस्ट्री कौन-सी चूज़ की हुई है अपने लिए, अगर आपने टेलीकॉम सेक्टर देख रहे हैं, आप डेवलपमेंट सेक्टर देख रहे हैं, आप एकेडेमिया देख रहे हैं, आपने जो भी अपने लिए लाइन चूज़ की हुई है, उससे रिलेटेड ग्रुप्स मौजूद हैं और बड़ी-बड़ी फर्म्स मौजूद हैं, आप उनको फ़ॉलो करते हैं, फिर आपको उसके अलर्ट्स मिलते रहते हैं। सो इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स आपके लिए हेल्पफुल भी हैं और इसके अलावा मेरे ख़्याल में पर्सनल एफ़र्ट्स और रिलेशनशिप और नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आगाज़ से ही आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, कि अपना नेटवर्क फ़ॉर्म करना शुरू करें। आप यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, आप अपने टीचर्स के साथ इन टच रहें। आप अपने दीगर जो फेलोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इन टच रहें। आपके साथ आपके विज़िटिंग फैकल्टी में बहुत सारे टीचर्स आते हैं, उनके साथ आप इसलिए इन टच रहें कि वो इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड होते हैं। तो आप को नेटवर्किंग या रिलेशनशिप बिल्डिंग को समझना और उसकी पावर को अंडरस्टैंड करके कुछ स्टेप्स लेना भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जॉब सर्च में। अच्छा ये बताइए कि जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो हम टेक्निकल साइड पे तो बहुत चीज़ों को कंसिडर कर रहे होते हैं कि टेक्निकली हम अपनी एबिलिटी को वहाँ पे प्रूव करें। लेकिन जो और बहुत सारे सवालात होते हैं जिसमें जॉब फिटनेस को असेस किया जाता है, वो कौन से एरियाज़ होते हैं जिनकी तैयारी करना ज़रूरी होता है इंटरव्यू के लिए? देखिए, फिलहाल इंटरव्यूज़ में हमेशा डिज़ाइन किया जाता है इंटरव्यूज़ को एक तो जो भी लेवल ऑफ जॉब है, उसके लिहाज़ से डिज़ाइन किया जाता है। एंट्री लेवल जॉब्स के लिए बिहेवियर की, एटीट्यूड्स की रिक्वायरमेंट्स और होती हैं। अगर आप सीनियर लेवल पे करते हैं, तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है आपको पर्सनैलिटी ट्रेट्स और तरह की चाहिए होती हैं। लेकिन जो भी है, इसमें अब जो मॉडर्न ट्रेंड है, वो ये कि टेक्निकल साइड पे उसका वेटेज अब कम होता जा रहा है और जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है या जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर फिर देयर इज़ अ सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज़ जिसमें देखा जाता है कि इमोशनली आप कितने इंटेलिजेंट हैं। हाउ इंटेलिजेंट यू आर टू हैंडल योर ओन सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन। तो इसको देखने के लिए या इसको जज करने के लिए एक टेक्नीक यूज़ होती है बिहेवियरल इंटरव्यूइंग टेक्निक्स जिसमें एक स्टार अप्रोच होती है। और स्टार अप्रोच क्या होती है कि आपसे सवालात इस तरह के किए जाते हैं। स्टार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, अप्रोच एंड रिजल्ट कि जिसमें आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आपने जो कोई पिछली आपकी अगर डिसीजन मेकिंग स्किल्स को फॉर एग्जांपल या आपके इनिशिएटिव्स को या आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक किया जा रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने पास्ट में आपने चाहे अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे या आपने अपने किसी प्रीवियस जॉब में कौन-सी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपने इस ट्रेट का मुज़ाहिरा किया था, उसको एक्सप्लेन करें। इसलिए अब जो ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है उसमें ये होता है कि आपने कौन-सी सिचुएशन थी वो बताएँ पास्ट की और आपकी क्या अप्रोच थी, आपका क्या रोल था बीच में और आपने उसको कैसे हैंडल किया और फिर रिज़ल्ट उसका क्या निकला। तो ये जब आपकी एम्प्लॉयर्स टेक्नीक यूज़ करते हैं तो अब इसलिए आसान ये है कि जब हमें ये पता है तो फिर जब हम इंटरव्यू की तैयारी करें तो हम ऐसी सिचुएशंस को ज़हन में लाएँ और स्टार मेथड को सामने रखते हुए हम अपने इंटरव्यू के लिए ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा ये बताइए कि जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब आप पहली जॉब में जाते हैं, तो प्रोबेशन का पीरियड कैसे गुज़ारा जाए? कैसे उसको बेहतर तौर पर कंप्लीट किया जाए? और फिर उसी तरीके से अपनी जॉब को स्टेबल करने के लिए हमें क्या एफ़र्ट करने की ज़रूरत होती है? अ, प्रोबेशन को देखें हर जगह पे होती है प्रोबेशन और वो टेस्टिंग पीरियड होता है, दोनों के लिए होता है। मैंने जैसे एक पिछले एक जगह पे मेंशन किया कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोएक्टिवनेस। आप प्रोबेशन पे हैं किसी जगह पे भी, किसी नई जॉब में, तो आपको वो टाइम ऐसा होता है कि आपको
आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट हो रही होती है, ओरिएंटेशन हो रही होती है, आपको मैनुअल्स मिल जाते हैं, आपको पॉलिसीज़ प्रोसीजर समझने पड़ते हैं, आपको काम समझना पड़ता है। तो एट टाइम्स बहुत सारे लोग उस इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट को हैंडल नहीं कर पाते, या क्योंकि अब इस वक़्त इतनी दौड़ है जब आपको जॉब्स में अब जब आप एंटर होते हैं, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप डिसएंगेज फ़ील करना शुरू कर देते हैं कि जी आपको शायद कोई बताया नहीं जा रहा, या आपको बहुत ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट शायद नहीं मिल रहा, आप नई जगह पे जाते हैं। लेकिन इसमें मैं समझती हूँ कि आप जितने प्रोएक्टिव होंगे इन आस्किंग क्वेश्चंस, इन रीचिंग आउट टू योर बॉस, के अगर बहुत सारी चीज़ों की वज़ह से आप कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहे, आप जितनी प्रोएक्टिवनेस शो करेंगे, और इनिशियली ही यानी 3 महीनों में, अब वो टाइम भी चला गया है कि जब ये वेटिंग पीरियड होता था, जब एम्प्लॉयर्स समझते थे कि हाँ जी, अभी 6 महीने तो लगेंगे किसी को परफ़ॉर्म करने के लिए या इनिशिएटिव्स लेने के लिए। अब लोग चाहते हैं कि पहले महीने में ही कुछ रिज़ल्ट्स, कुछ इनिशिएटिव्स जो हम न्यू ब्लड लाए हैं यहाँ पे, वो हमें कुछ करके दिखाए। तो आप जो इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, अपनी अपनी शेयर करें अपने, और जो आपको जहाँ-जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए प्रोएक्टिव हो जाएँ। बिल्कुल आप डिसएंगेज ना हो, बल्कि ज़्यादा एंगेजमेंट शो करें। और ड्यूरिंग द करियर, वंस यू आर इन दैट जॉब, आपकी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी डेवलपमेंट, अपनी स्किल डेवलपमेंट। ये इदारे भी बहुत ख़्याल करते हैं, लेकिन ये मिथ ही है कि इदारा आपकी स्किल डेवलपमेंट में ख़्याल रखेगा, या आपको खुद करना है। मेरे हिसाब से आपको खुद करना है। आप अपने आप को ज़ंग ना लगने दें अपनी सलाहियतों को। और नंबर 2 ये है कि मल्टीपल स्किल्स, साथ-साथ नए-नए स्किल्स सीखने की कोशिश करें, जो कि आपको वो रखे कि आप उसके अंदर इन भी रहें और नए-नए इनिशिएटिव्स ले सकें। इनिशिएटिव्स जितने आप लेंगे, उतना आपके लिए स्टेबल रहेगी जॉब, और आप उस अपना जो एक मार्क है, वो वहाँ पे शो कर सकते हैं कि येस, यू आर द राइट चॉइस। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डेवलपमेंट का और स्किल डेवलपमेंट का ख़ास तौर पे साथ-साथ ख़्याल रखें। अच्छा, बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जिसमें सिचुएशन टू सिचुएशन वो वैरी करता है उसका सॉल्यूशन। तो हुँ। उस सिलसिले में आप समझते हैं कि एम्प्लॉइज़ के लिए कोई इस तरह का मैकेनिज़्म, वेबसाइट कोई अवेलेबल है जहाँ पे वो इस तरह की काउंसलिंग सेशंस कर सकें या कंसल्ट कर सकें? कोई ऐसी सर्विसेज़ अवेलेबल हैं? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप कह रहे हैं? जी। अब तो बहुत हैं बिलाल, इसमें यानी अभी इसी कोविड के ही ज़माने में मुझे भी इत्तेफ़ाक हुआ कि मैंने देखा कि बहुत सारी जो आपके टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं ग्लोबली, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज़्ड, उन्होंने बहुत सारे अपने कोर्सेज़ को फ्री ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था। और उसमें सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा ज़ाहिर है गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एमआईटी जो है, उसकी वेबसाइट पे आप जाएँ, एडेक्स ईडीएक्स के नाम से है, जिसके अंदर बेतहाशा सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट पे, आपकी टेक्निकल स्किल्स कुछ हद तक वो भी उसके अंदर फ्री कोर्सेज़ हैं, जिसकी ड्यूरेशन भी इतनी प्रैक्टिकल है कि आप अपनी जॉब्स के लिहाज से जॉब को साथ-साथ मैनेज करते हुए आप अपनी वो ऑनलाइन कोर्सेज़ में एनरोल करते हैं, और आपकी वो स्किल्स एनहांसमेंट होती रहती है। और वो इतने इफ़ेक्टिव हैं, इतने मौसर हैं कि उसके अंदर एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, जिसमें आपने जो कुछ सीखा होता है, उसको आपको अप्लाई करने का भी मौका मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं फ्री, और बाज़ औक़ात ऑर्गनाइज़ेशंस के अंदर भी इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म्स बने हुए होते हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ के। सिर्फ़ आपने अपने लिए एक टारगेट ज़रूर सेट करना है कि आपको साल के अंदर ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो आपने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे इतना टाइम आपने स्पेंड करना है। जब आपने वो टाइम एलोकेट किया हुआ होगा, तो आपके लिए इनको सर्च करके और अपने आप को ट्यून करना, या अपने आप को डिसिप्लिन में लाना कि मैंने ये इतने आवर्स स्पेंड करने। आप बिलीव करें कि 2-2 घंटे के भी कोर्सेज़ हैं, जो हफ्ते में शायद आपके 1 या 2 घंटे या 3 से 4 घंटे की ज़रूरत है, जिसमें आप बहुत सारे जो नेगोशिएशन स्किल्स भी हैं, जिसमें आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं, जिसमें आपकी प्लानिंग स्किल्स भी हैं। सो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये मौज़ू पे तो हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए। अब कुछ 2 क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो हम अपने हर मेहमान से पूछते हैं और वो आपसे भी पूछेंगे। पहले तो ये बताइए कि आप के ज़ेर मुताला किताब आजकल कौन-सी है?
और हमारे नाज़रीन को कौन-सी किताब आप रिकमेंड करेंगी कि वो ज़रूर पढ़ें? मैं बुक रीडिंग से ज़रा भागी हुई हूँ कुछ अरसे से, लेकिन ये कि अभी रिसेंटली मैंने, क्योंकि मैं आर्टिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, मगर मेरी आदत है कि मैं एक वक़्त में एक किताब की बजाय 2-3 किताबें शुरू कर लेती हूँ। तो जो अभी पिछले कुछ अरसे में, एक तो स्ट्रेंग्थ्स फाइंडर है, बहुत अच्छी किताब है और उसने इंस्पायर भी किया। टॉम रैथ की बुक है स्ट्रेंग्थ्स फाइंडर, और मैं रिकमेंड करूँगी सभी को, अगर पढ़ना चाहें। मुझे उसने बहुत इंस्पायर किया। क्योंकि मेरा एचआर फील्ड रहा है, और वो स्ट्रेंथ्स फाइंडर ने मेरा जो देखने का नजरिया है वो ही बदल दिया कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि फिर हम तो सारी जिंदगी जो लोगों को वीकनेसेस इंप्रूव करने की बात करते रहे, हम तो वो लेंस हमेशा चेंज करने की जरूरत है और स्ट्रेंथ्स को ढूंढने की जरूरत है लोगों में। और इसके अलावा 40 रूल्स ऑफ लव शायद सब लोगों ने पढ़ी होगी, वो कोशिश की कि उसको भी आधा पढ़ें, फिर बहुत इंटेंस हो गई तो बीच में छोड़ दी। तो अभी ये कि ये 2 साथ-साथ में देख रही थी, जितना टाइम मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने ट्रैवल भी काफ़ी किया है, तो आपको कौन-सी ऐसी जगह, कोई शहर पसंद आया हो, जहाँ पे आप दोबारा जाना चाहें या वहाँ पे रहना चाहें? जी, ट्रैवल तो बहुत किया है। मुझे जहाँ दोबारा जाने को दिल चाहता है अनकरा, जहाँ पे मैं रही भी हूँ कुछ अरसा अपने वालिद साहब के साथ, जब वो वहाँ पोस्टेड थे, और ज़्यादा दफ़ा गई थी। मुझे वहाँ, मेरा बहुत दिल चाहता है कि अगर मुझे वहाँ दोबारा जाके रहना पड़े तो वो इट्स अ गुड चॉइस, टर्की। आज बहुत मुफ़ीद मालूमात हमें मिली। मैं अपने नाज़रीन की जानिब से उज़ैरा आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया बिलाल। नाज़रीन, इस वक़्त हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ़्ते नए मौज़ू और नए मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।